नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। नूंह में सीएम मनोहर लाल ने जिला कारागार का उद्घाटन किया। कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिक, धार्मिक और सामाजिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। जेल सुधार गृह के तौर पर काम कर रही है और बंदियों के सुधार की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। हरियाणा की जेलों में आध्यात्मिक या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है, ताकि वो मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सके। सीएम ने कहा कि जेलों में कैदियों की निरंतर काउंसलिंग प्रक्रिया की जा रही है और जेल से रिहा होने के बाद पुलिस विभाग बाद में भी उनकी काउंसलिंग करेगा, ताकि उनमें आपराधिक प्रवृत्ति दोबारा न आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल अधीक्षकों को बाकी अधिकारों की तर्ज पर सरकारी काम के लिए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। जेल अधीक्षक और इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को वर्दी भत्ता दिया जाएगा। जेल विभाग में खाली पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत चौटाला समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है। और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है। अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलनी चाहिए। उनके परिवार के लोगों का जो मिलने जुलने का जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा बनाया गया है। अंदर मैंने देखा है तो उनके मनोरंजन के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं, घूमने फिरने के लिए पार्क आदि की व्यवस्थाएं, एक हॉस्पिटल भी बनाया है और उनके रोज़गार के नाते से स्किलिंग का एक सेंटर है। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के जो सुविधाएं हैं, कोई पढ़ाई करना चाहता तो उसको वो भी दी गई हैं। तो ऐसे सब प्रकार की सुविधाएं मैंने सुझाव दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपස්සना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए, ताकि व्यक्ति कभी किसी अनजानेपन में किसी भी कारण से कोई गलती करके अपराध करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का एक स्वस्थ आदमी के अधिकार जो होता है उसको भी होना चाहिए। तो आज इस प्रकार की सारी बातें की हैं। मुझे जब जानकारी मिली कि जो जेल विभाग के कर्मचारी हैं वो भी आखिर हमारे जैसे बाकी कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जेल के परिसर में ही ज़्यादातर बंधे रहते हैं। ये कैदी भले नहीं होते लेकिन उनको भी उसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। वैसे उनकी जैसे जेल वार्डर्स की कुछ प्रमोशन का विषय वो नहीं होता था, उसको 18 साल के बाद एक हमने नया पद के साथ उनको जोड़ा है। इनके पास जेल अधीक्षक है, उनके पास वाहन नहीं थे, उनको वाहन देने की बात हमने कही है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं जो उनको आवश्यक थी वो हमने दी हैं। पानीपत में गृह मंत्री अनिल विज ने चुनाव को लेकर बोले। कहा कि चुनाव यूपी का हो या फिर देश के किसी भी राज्य का, चुनाव तो बीजेपी जीतेगी। वहीं पंजाब में नवजोत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि सिद्धू तो ऑन टारगेट मिसाइल है। वहीं भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि हुड्डा बड़े अच्छे कलाबाज हैं, अच्छी कलाबाजी करते हैं, लेकिन उनका आंकड़ा शैलजा के साथ 36 का है। वहीं हिजाब विवाद पर अजदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी शादी में कोई कुछ भी ड्रेस पहने हमें दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूल कॉलेजों में यूनिफॉर्म कोड होता है, उसको मानना पड़ेगा या तो घर बैठना पड़ेगा। तो गृह मंत्री अनिल विज का इस तरह से बयान देखा गया है। एक तरफ उन्होंने ओवैसी को टारगेट किया, नवजोत सिंह सिद्धू पर भी उन्होंने निशाना साधा, कई सारी उन्होंने बातें की। भूपेंद्र हुड्डा को लेकर कहा कि हुड्डा बड़े अच्छे कलाबाज हैं। वहीं हिजाब मामले को लेकर भी उन्होंने कहा है कि स्कूल में ड्रेस कोड मानना ही पड़ेगा, नहीं तो घर बैठो। सिरसा में फसलों का मुआवजा जारी करने, ट्यूबवेल कनेक्शनों पर मोटर की लगाई गई शर्त हटाने की मांग को लेकर बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय के समक्ष चल रहा किसानों का धरना आज 18वें दिन समाप्त हो गया।
किसान संगठनों की प्रशासन के साथ बातचीत सफल रही। आज के धरने को इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने समर्थन दिया। वे धरना स्थल पर पहुंचे और किसानों संगठनों को मांगों को लेकर विधानसभा में आवाज उठाने की बात कही। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि इनेलो पार्टी हमेशा से किसानों के साथ है। किसानों को जायज समस्याओं के लिए भी बार बार धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं। शासन और प्रशासन मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। भाजपा के नेताओं ने किसानों की आय दोगुना करने के दावे किए थे, लेकिन आय बढ़ाने की बजाय खर्च बढ़ा दिए गए। आज प्राकृतिक मार से खराब हुई फसलों के मुआवजे को लेकर भी किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रयास है कि देश और प्रदेश के किसानों को कमजोर किया जाए और समुचित व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ कर दी जाए। डाडा में हुए हादसे की जांच को लेकर सरकार की ओर से गठित कमेटी सोमवार को दूसरी बार घटनास्थल पर पहुंची। कमेटी ने घटनास्थल पर खदान में नीचे उतरकर जायजा लिया। इस दौरान कमेटी के अलावा दूसरे लोगों को दूर रखा गया। जांच के दूसरे दौर में सोमवार को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम भी साथ रही। कमेटी ने हादसे में मृत 3 व्यक्तियों के परिजनों से बात की। बता दें कि सरकार ने रिटायर्ड आईएएस एसएस प्रताप की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। परीक्षाओं के ऑफलाइन मोड का नोटिस जल्द जारी किया जाए। डीन बोले कि छात्र हितों में फैसला लिया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षाएं कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई नेताओं और कुलपति को ज्ञापन देकर मांग की कि परीक्षाओं के मोड का नोटिस जल्द ही जारी किया जाए। वहीं डीन बोले कि छात्र हितों में फैसला होगा। छात्र नेता मनदीप सिंह ने कहा कि आज कुलपति को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मांग की गई है कि पीजी और यूजी परीक्षाएं ऑनलाइन मोड में कराई जाए, क्योंकि छात्रों की पढ़ाई भी ऑनलाइन मोड में ही हुई है। पुलवामा शहीदों की याद में बहादुरगढ़ में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई। बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन से शुरू हुई ये यात्रा शहर के रेलवे रोड, दिल्ली रोहतक रोड और मेन बाजार से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। इस यात्रा में भारी संख्या में युवा एकत्रित हुए और उन्होंने पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं युवाओं का कहना है कि देश का युवा संगठित है और जान गंवाने वाले हर एक सैनिक का सम्मान करता है, देश की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है। युवाओं का कहना है कि वे देश की रक्षा के लिए देश की सीमा पर जाने को तैयार हैं और देश विरोधी ताकतों का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। युवाओं का कहना है कि आज वैलेंटाइन डे है और वे अपनी मातृभूमि से ही सच्चा प्रेम करते हैं, इसलिए आज तिरंगा यात्रा निकालकर पुलवामा के शहीदों को नमन किया गया है। चरखी दादरी में गांव डूडीवाला किशनपुरा में एक सप्ताह पहले हुई सैनिक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। पहले जहां सैनिक की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली बात सामने आई है। बोर्ड पैनल ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है उसमें गला दबाने से दम घुटने के कारण मौत होना बताया गया। बाड्रा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए स्पेशल टीमों का गठन कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि गांव डूडीवाला किशनपुरा निवासी 35 वर्षीय प्रवीण कुमार भारतीय सेना में 22 सिंगल रेजिमेंट मेरठ में हवलदार के पद पर तैनात था। वह छुट्टी लेकर अपने घर आया हुआ था और गत 5 फरवरी को उसे वापस जाना था, लेकिन एक दिन पहले ही उसकी मौत हो गई। प्रवीण के परिजनों ने उसकी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया था। परिजनों ने पुलिस को बताया था कि रात के समय वो खाना खाकर सोया था और जब सुबह उठा तो उसे चक्कर आ रहे थे, जिसके बाद वे उसे दादरी सिविल अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
लॉकडाउन के दौरान रजिस्ट्री धांधली में शामिल अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अब हरियाणा सरकार ने उन अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान रजिस्ट्री घोटाले किए थे और नियमों को ताक पर रख दिया था। सरकार ने गुरुग्राम और करनाल मंडल के अधीन आने वाले 6 जिलों के रजिस्ट्री धांधली में शामिल अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। अब हरियाणा सरकार ने उन अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट निकालनी शुरू कर दी है जिन्होंने कोविड-19 के दौरान रजिस्ट्री घोटाले किए थे और नियमों को ताक पर रख दिया था। सरकार ने गुरुग्राम और करनाल मंडल के अधीन आने वाले 6 जिलों के 234 से अधिक रेवेन्यू अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। तो सरकार ने दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है जिसमें रोहतक जिला शामिल है। जिले में इस दौरान के लगभग 63 मामले सामने आए। विशेष ध्यान रखा जा रहा है बिल्कुल कि जो भी इलाके जहां धारा 7A अस्तित्व में है या कंट्रोल्ड एरिया अस्तित्व में है या और कोई शेड्यूल्ड रोड एक्ट इत्यादि अस्तित्व में है, वहां पे इस तरह का चलन ना हो और संबंधित विभाग चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, सभी संबंधित से एनओसी लेकर उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करी जाए। जो आप मुद्दा बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में है। मेरे यहाँ पे आने से पहले का वो मुद्दा है, परंतु उस वक्त वो रिपोर्ट वगैरह कुछ तैयार होकर सरकार को भेजी गई थी। उसके ऊपर सरकार अभी जो भी एक्शन लेगी वो जैसे ही एक्शन लिया जाएगा मेरे ख्याल से आपके नॉलेज में भी सब। सोनीपत के ककरोई गांव में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से गांव के खेतों में पानी भर गया है जिससे करीब 100 एकड़ से ज्यादा किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। परेशान किसानों ने हर जगह गुहार लगाई, लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आखिरकार आज किसानों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द गांव के गंदे पानी की निकासी की उचित व्यवस्था और खेतों से पानी निकालने की मांग की। मैं ककरोई निवासी हूँ। भाई गांव में जो पानी की निकासी का समाधान है वो हमारा स्थायी रूप तक कराया जाए। पानी में जो गांव वेस्टेज पानी है वो गांव के खेतों में भर चुका है, जिससे हमारी 500 एकड़ ज़मीन खराब हो चुकी है, गेहूँ की फसल खराब हो चुकी है। ऊपर से बीपीएल परिवार है वो वहाँ से छोड़ के चौपालों में रहने पर मजबूर है, उनके घरों में पानी भरा हुआ। यूक्रेन और रूस के बढ़ते तनाव के बीच हरियाणा के लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। चीन से 68 छात्र पढ़ने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। उनकी वापसी के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों ने अपील की। चीन से विदेशों में एमबीबीएस की पढ़ाई करवाने वाली कामिनी आसरी ने बताया कि उनके पास परिजन हर रोज आ रहे हैं और बच्चों को लेकर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने बताया कि हालात अगर और भी खराब होते हैं तो बच्चों की जिंदगी को खतरा हो सकता है। बच्चों के परिजन लगातार फोन कर रहे हैं और उन्हें वापस बुलाने के लिए मांग कर रहे हैं। हमारे जो यूक्रेन पढ़ाई के लिए गए हुए हैं, खास तौर पे मेडिकल की स्टडी के लिए, तो उनके माता पिता बहुत टाइम से परेशान हैं। जैसे जैसे मीडिया की रिपोर्ट पिछले 24 घंटे से जो भी आ रहा है उसकी वजह से मैं वहाँ की जो भी अभी सिचुएशन है उसके बारे में बताना चाहूँगी। सबसे पहले मेरी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरे सभी स्टूडेंट से बात हुई, जिसमें मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों के यहाँ हालात कैसे। इंडियन मीडिया के हिसाब से जो इतना स्ट्रेस, जो डर हम लोगों के बीच में है, माँ बाप के बीच में है, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, स्टूडेंट्स भी और पेरेंट्स भी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें बार बार कॉल्स आ रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ, मैं ये आज कहना चाहती हूँ, मेरी अपील है, मैं अनुरोध भी करती हूँ इस विषय पे
जितने हमारे विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ रहे हैं और जो वहाँ के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, उन सबको अगर इस तरह से कोई वार हो रहा है या होने वाला है कल को, तो ऐसे में मेरी एक अपील है, मैं अनुरोध करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, इंडियन गवर्नमेंट से, एविएशन मिनिस्टर से, कि यदि ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला है, इस तरह का कोई वार है, तो कृपया करके हमारे भारतीय छात्रों को और नागरिकों को वहाँ से जल्द लाने का प्रबंध किया जाए। कोसली के गांव कव्वाली में बने हॉकी खेल ग्राउंड का हाल बदहाल है। खेल परिसर का सुधार करने के लिए एक नहीं बल्कि कई बार संबंधित विभाग, विधायक और सांसदों से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन पर इसका कोई असर दिखाई नहीं दे रहा। खेल परिसर में बिल्डिंग का निर्माण 2013 में शुरू हुआ। 2014 तक इसका आधा काम पूरा हो चुका था, जिसमें लगभग 32 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन पैसों की दूसरी किश्त अभी तक नहीं आने की वजह से भवन निर्माण कार्य अभी भी अधूरा पड़ा है। गांव वालों ने प्रशासन से अपील की कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सके। हमारे यहाँ पे ना बहुत सारी समस्याएं हैं। जो ये बिल्डिंग बनाई थी ये 2012 से ऐसे के ऐसे ही है। ये बिल्कुल मतलब एक ढांचा जैसा बना हुआ है, ना तो यहाँ पे कोई वॉशरूम है, ना कोई खिड़कियाँ है, ना कोई दरवाजे हैं। ये 2012 से सिर्फ ऐसे का ऐसा ही है। हमें तो इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। और जो हम चेंजिंग वगैरह करते हैं लड़के, हम दीवारों की ओट में या फिर उसको खड़ा करके ऐसे ही चेंज करते हैं। हमें बहुत सारी दिक्कत है। सर ये 2013 में शुरू हुआ था ये काम, ये जब का अधूरा ही पड़ा है। ये एक ग्रांट आई थी, दूसरी ग्रांट रिलीज ही नहीं हुई इसमें। अब इसमें ना तो बच्चों को मतलब कपड़े बदलने की सुविधा है, यहाँ पे बच्चे खुले में अपने कपड़े बदलते हैं। कांग्रेस के टाइम में 2012 में स्टार्ट हुआ था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ढहना आए थे, तो उस टाइम यहाँ अकेडमी के लिए हमने प्रस्ताव किया था, लेकिन अकेडमी ने देखिए यहाँ नर्सरी से स्टार्ट किया गया। नर्सरी स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमारी बिल्डिंग का फंड आया 2013 में। बिल्डिंग का फंड की 2 किस्त आई थी, तो आधा तो ये हमारे को मिल चुका, तो बिल्डिंग खड़ी हो गई। दोबारा से जो किस्त हमारे को नहीं मिल पाई। फरीदाबाद में सड़क पर धूल उड़ाने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। बल्लभगढ़ से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के सोहना टी पॉइंट पर पुलिस वाहनों की जांच कर रही है। ऐसे वाहनों का चालान कर रही है जो सड़कों पर धूल उड़ाने का काम करते हैं। ये धूल बाइक चालकों की आंखों में गिर जाती है और कई बार उड़ती धूल के चलते सड़क हादसे भी हो जाते हैं। ऐसे वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया। बताया कि अगर तिरपाल से बिना ढके इस तरह के वाहन पाए जाते हैं तो उनके 10,000 रुपए तक के चालान किए जा रहे हैं। ये सोना टी पॉइंट है, डेली जांच चलती है व्हीकल की। लाइट व्हीकल या पैसेंजर व्हीकल डेली चलान करते हैं, विदाउट हेलमेट वालों के, विदाउट सीट बेल्ट वालों को। जैसे ट्रैक्टर विदाउट तरपाल आ जाता है उसका चलान करते हैं। सुबह सुबह इनको नीचे देने देते हैं, पुल पर जाम की स्थिति बनी रहती है, उनको साइड में खड़े कर देते हैं, खाली होने के बाद ऊपर जाने देते हैं। सीआईए पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए सिधानी से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 9,900 गोलियां बरामद की गई। आरोपियों को पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ पहले कोई मुकदमा दर्ज नहीं है, उन्होंने पहली बार ही ये कार्य किया है। चोरों के बुलंद हौसलों पर नकेल कसने के लिए अंबाला पुलिस इन दिनों सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए अंबाला पुलिस ने नाकाबंदी कर 2 बाइक चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की, जिनसे पुलिस ने 3 चोरी की बाइक बरामद की। बता दें दोनों चोर अंबाला के ही रहने वाले हैं और नशा के आदी हैं। सोहना तावड़ू मार्ग पर बीती रात हुए 2 अलग अलग हादसों में एक बेलगाम ट्रक एक मकान में जा घुसा और वहां पर रखे 3-4 खोखों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरी घटना में तेज रफ्तार डंपर एक गोदाम की छत पर लटक गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सोहना के नागरिक अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। इन हादसे के पीछे
घाटी के समीप बसे आसपास के लोगों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन कोई सुरक्षा का ठोस इंतजाम नहीं कर रहा। बताया जा रहा है कि दोनों ही वाहनों का ब्रेक फेल हो जाने के कारण यह हादसा हुआ। पुलिस ने दोनों ही मामलों में जांच शुरू कर दी है। पलवल में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म और विरोध करने पर परिवार सहित जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। पुलिस ने मामले में पीड़िता की शिकायत पर व्यक्ति पर केस दर्ज किया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। वो घर में सो रही थी, तभी घर के मेन गेट से कूदकर न्यू कृष्णा कॉलोनी निवासी व्यक्ति अंदर घुसा और दुष्कर्म किया, साथ ही धमकी भी दी। आरोपी ने उसके पति के साथ मारपीट की। उसके पति ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस बुलाई। वहीं पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। इस बारे में मुकदमा नंबर 77/12/2022 दर्ज किया हमने और उसकी तफ्तीश जारी है। जो तफ्तीश में सामने फैक्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंगली एक्यूज के खिलाफ मजबूती से कार्रवाई करेंगे ताकि किसी महिला के साथ इस प्रकार की अनहोनी घटना घटे। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।